नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं न्यूज रूम से अंजना ओम कश्यप। बात जम्मू कश्मीर के उन जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की जिस पर पूरे देश की नजर थी, और वो इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहली बार कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्या कहते हैं ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जम्मू बनाम कश्मीर, क्या घाटी के नतीजे कुछ और कह रहे हैं और जम्मू के नतीजे कुछ और कह रहे हैं? हम आपको आंकड़ों के आगे की तस्वीर दिखाएंगे। ये बताएंगे कि श्रीनगर में अगर एक कमल खिला है तो उसका अर्थ क्या है। क्या एक नई राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो रही है? ये रिपोर्ट के साथ शुरुआत। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव का रिजल्ट समझिए। कौन हुआ रिजेक्ट, कौन हुआ सेलेक्ट? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? कश्मीर में कमल खिलने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में छोटा चुनाव, बड़ा संदेश। अब की बार जम्मू कश्मीर में उलटफेर। जम्मू कश्मीर में ये डीडीसी चुनाव क्यों अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए? गुपकार के लिए इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है और क्यों कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हमने ये रिपोर्ट इसीलिए तैयार की है ताकि आप समझ पाएं कि इन छोटे चुनाव का बड़ा संदेश क्या है। जम्मू कश्मीर जिला परिषद इलेक्शन के रिजल्ट के राजनीतिक मायने क्या हैं? जो ट्रेंड और परिणाम अभी तक आए हैं, उसके बेस पर जो तस्वीर सामने आई और जो सवाल सबके मन में है, उसे पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी है। आंकड़ों से आगे क्या है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों को लेकर 3 सवालों को जानिए, तभी आपको इस चुनाव की पूरी ABCD समझ में आएगी। क्या धारा 370 पर रेफरेंडम है? क्या JNK को गुपकार कबूल है? क्या बीजेपी के साथ है JNK? इन सवालों पर क्लियर एंड कट जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया। 8 चरणों में हुए चुनाव में लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं थी, लड़ाई जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मुद्दे की थी। बम, बारूद और गोली से दूर फ्री इलेक्शन की थी। सीधी टक्कर बीजेपी और जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के बीच थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, CPI, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। जबकि बैकडोर से गठबंधन के साथ थी कांग्रेस। देखो देखो कौन आया, धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। इस चुनाव के शुरुआती परिणामों से जो सियासी तस्वीर उभरी है, उसे भी बहुत गौर से समझिए। समझने वाली बड़ी बात नंबर 1, कश्मीर में पहली बार कमल खिला। समझने वाली बड़ी बात नंबर 2, निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला। समझने वाली बड़ी बात नंबर 3, श्रीनगर जिले में गुम हो गया गुपकार। समझने वाली बड़ी बात नंबर 4, PDP पर भारी पड़ा तिरंगे वाला बयान। ये चुनाव छोटे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन्हीं चुनावों के नतीजे के पीछे बहुत बड़ा मैसेज सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए छिपा हुआ है। बीजेपी को क्या फायदा, क्या नुकसान? गुपकार को क्या नफा, क्या नुकसान? कांग्रेस को कितना फायदा, कितना नुकसान? जम्मू कश्मीर का कितना फायदा, कितना नुकसान? आपको बहुत बारीकी से आंकड़ों का एक एक विश्लेषण बताएंगे, तभी जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के बारे में आपको समझ में आएगा। आज तक ब्यूरो। और जम्मू कश्मीर के इन्हीं चुनावी नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कहते हैं कि ये डीडीसी के चुनाव, जिला विकास परिषद के चुनाव छोटे जरूर हैं लेकिन संदेश बड़ा है। सवाल यह है कि
आपने 73 सीटों के साथ एक बड़ी जगह तो बनाई है, लेकिन नंबर 1 के पायदान पर गुपकार गठबंधन ही है। किस तरह से एनालाइज करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप चुनाव कमीशन का वो पत्रक देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसमें तो अलग अलग सबने लड़ा है इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनसी लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी लिखा है, पीडीपी का अलग लिखा है। बाहरी तौर पर मीडिया कंजम्पशन के लिए उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस है। अब आगे बढ़कर के क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन औपचारिक तौर पर प्रत्येक दल ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा है। हालांकि ये इकट्ठे हो गए एक दूसरे के समर्थन में सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत का ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हम ये बात ना भूलें कि आज 70 वर्ष के बाद पहली बार 3 हमारे प्रत्याशी वहां से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। 2 अन्य पे हमारी लीड भी चल रही है और भारी वहां पर कैंपेन हुआ है, प्रचार हुआ है। और कुछ एक बरस पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचा ही नहीं जाता था घाटी में। और मुझे ये भी लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, पहली बार 70 वर्ष के बाद जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो पंचायती राज, पहले आधा अधूरा पंचायती राज लगा था जिसमें 73-74 संशोधन नहीं था, जिला परिषद पहली बार गठित हुए, तो लोग जो बढ़ चढ़ करके आए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया और जिससे आपकी वोटर दर भी बढ़ गई। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में तो आप भली भांति जानती है कि 15-20% केवल वोटर टर्नआउट हुआ करता था, आज कई गुना बढ़ गया। वो इसलिए भी कि लोगों में वो जो तमन्ना, जो जमहूरियत के प्रति जो उनकी आस्था है, प्रजातंत्र की प्रति, वो कहीं झुलस गई थी। वो आकांक्षा फिर से जागी है। उन्हें लगा कि हाँ, अब ये सिर्फ 2-3 खानदानों तक सीमित नहीं है, हमारे ही बीच में से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय के समर्थन में ये सारा वोट है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है वो तो आपने जी। मैं श्रीनगर और जम्मू पर 2 अलग अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए सर, श्रीनगर से जो रुझान नतीजे आ रहे हैं उसका 2 पक्ष है। एक ये बात सच है कि पहली बार श्रीनगर में एक सीट आपके हाथ लगना, 3 सीटें कुल मिलाकर अभी तक नतीजों के हिसाब से बीजेपी के खाते में जा रही हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में जीतना एक बड़ा संदेश, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ गुपकार का ये जो कामयाबी का सफर घाटी में है वो आगे बढ़ रहा है। क्या अब ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ आकर लड़ रही हैं? और उन्होंने तो कॉमन एजेंडा बनाया था अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करने का। क्या उस पर उनकी ये कामयाबी कुछ कह रही है? दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। ये तो एक तर्क रखने का तहंग है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि वोट डालने वाला आम आवाम है, आम लोग हैं। कश्मीर घाटी में आमतौर पर वोटर टर्नआउट का चलन नहीं रहा, परंपरा नहीं रही। बहुत कम वोटर टर्नआउट रहता। पिछले 30 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए उनमें सबसे अधिक आज वोटर टर्नआउट हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं कि वोटर को लगा कि मेरी पसंद के प्रतिनिधि के लिए चुनाव हो रहा है, मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है? और ये अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, मोदी सरकार ने कायम की है। क्योंकि पहले वो मायूस हो चुका था, बेजार हो गया था चुनाव से, चुनाव में हिस्सा ही नहीं था लेता। तो हम तो इसको इस तरह से देखते हैं और स्वागत है यदि जिला परिषद गठित करने में कश्मीर के अवाम अपना योगदान देते हैं। तो जमहूरियत क्या है, कश्मीरियत क्या है, इंसानियत क्या है, उसका परिचय दे रहे हैं और उसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने करवाया है। और इसी प्रकार ये जो 70 वर्ष से एक विडंबना चल रही थी उसका अंत हुआ है, एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने स्वयं स्वीकार किया, एक एक्सेप्टेबिलिटी देखने को मिली है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में, प्रत्येक सूबे में, प्रत्येक संभाग में। चाहे वो जम्मू का इलाका है, चाहे वो पहाड़ी जिले डोडा किश्तवाड़ के हैं, चाहे वो सरहदी जिले हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी है। हर जिले की, हर संभाग की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, अलग अलग उनकी जरूरतें हैं। लेकिन उसके ऊपर एक लार्जेस्ट कॉमन पैन जम्मू कश्मीर राजनीतिक दल उभर करके यदि आया है तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उभर के आया। ये बात एक प्रकार से स्थापित हुई है, स्टैब्लिश हुई है। क्योंकि गुपकार अलायंस भी बीजेपी के रिएक्शन में ही बना। उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर इस बार चुनाव लड़ा। लेकिन सर एक बार जरा जम्मू पर अब आते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर, जिसमें 6 में तो आप
क्लियरली आपका चेयरमैन बनता हुआ दिख रहा है इन डीडीसीज में, चाहे वो जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर, डोडा, रियासी, इन तमाम जगहों पर। लेकिन जो बाकी 4 हैं, यहां पर आप देखिए कि गुपकार राजौरी डिवीजन में लीड कर रहा है। 2 जगहों पर हंग हाउस की तस्वीर है, किश्तवाड़ और पुंछ में, और जो चौथी जगह है वहां रामबन में नेक टू नेक यानी कांटे की टक्कर हो रही है। क्या इन तमाम पार्टियों का गुपकार गठबंधन में एक साथ आना ऐसी चुनौती बन रहा है जम्मू में? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि ये सारी पार्टियां इस कारण इकट्ठा हुई क्योंकि उन्हें एहसास हो गया आरंभ में ही कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें सामूहिक ताकत झोंकनी पड़ेगी और इस कारण ही इकट्ठे हुए हैं। जहां तक जिलों का संबंध है, आपने जैसे कहा 6-7 जिलों में तो क्लियर है, 8 में भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और हम ये भी ना भूलेंगे 50-55 जो इंडिपेंडेंट और निर्दलीय जो जम्मू संभाग से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं या जो रुझान दिखा रहे हैं, वो भी बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी या इसकी विचार से ही जुड़े हुए सदस्य रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 9 जिलों में हमारी काउंसिल्स बनेगी। जी, आप तो खुद जम्मू कश्मीर से हैं और आपकी सरकार ने इसको ऐतिहासिक बताया, अनुच्छेद 370 का हटना और 35A का। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो गुपकार अलायंस की जीत बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में होती हुई दिख रही है, क्या अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करने के लिए, अगर आवाज बुलंद करने के लिए जो भी तरीका वो अपनाते हैं वो आगे बढ़ता है, तो आपकी सरकार की क्या रणनीति होगी? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। ये इन्होंने ही एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, क्योंकि इनके हाथ से सरकार जा रही थी, जमीन इनके धरती इनके पैरों तले से खिसक रही थी, तो इसलिए नैरेटिव पैदा किया कि हम 370 वापस लाने के लिए चुनाव लड़ रहे। लेकिन जो आम आवाम है, श्रीनगर की गलियों कूचों में चलने वाला, उसने वोट इसलिए दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। विशेषकर जो युवा है कश्मीर का, वो समझ गया है कि जिस प्रकार देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं, वो अपने आप को इस तरह से वंचित नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल कनेक्टेड है। और आप देखिए उसमें अंदर इतना एस्पिरेशनल यूथ अब निकला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये भी उसकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को आउटलेट का एक इजहार है, जो इस प्रकार के चुनाव में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर ऐसा ना होता तो इतनी भारी संख्या में आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और आईआईटी में, एनआईटी में कश्मीर संभाग से बच्चे बढ़ चढ़ करके पूरे उत्साह के साथ सामने ना आते। तो कारण मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि जम्मू कश्मीर के, अगर आप कश्मीर घाटी की भी बात कर रही है, कश्मीर की घाटी के लोगों ने वोट इस पक्ष में दिया है कि हम मोदी जी की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुख्य धारा की यात्रा का। अब यह और बात है कि एनसीपीडीपी के नेता जो सदा परिवारवाद की राजनीति करते रहे हैं, वो उसको नैरेटिव को दूसरे रंग में ढालना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि श्रीनगर में एक सीट जीतना और वो भी एजाज हुसैन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि श्रीनगर में खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार सबसे आक्रामक तरीके से हुआ, हुर्रियत भी अपने तरीके से आगे बढ़ती रही, तमाम लोग, हालांकि गिलानी अब उसमें नहीं है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर में इस एक जीत के साथ, वो क्या कह रही है आपसे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा किया कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि लोगों को एहसास होने लगा है, जैसे आपने स्वयं कहा कि बहुत अधिक प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज भी जारी है। उसके बावजूद इतनी जहनियत, इतनी काबिलियत वहां के वोटर ने दिखाई है। मैं तो कहूंगा कि वोटर ज्यादा अक्लमंद निकला बहुत से वहां के लीडरान की तुलना में। वोटर समझ गया कि ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये निराधार है। मेरा भविष्य, मेरा विकास यदि सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जितेंद्र जी, उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ दिनों पहले तक देखिए जेल में थे, हमने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, यहाँ तो बीजेपी की तरफ से तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो सब पहुंचे हुए थे, फिर भी उन्होंने इतनी जीत हासिल कर ली। वो मैं अंजना जी आपको एक बात बताऊंगा बड़ी दिलचस्प, कि हकीकत क्या है, क्योंकि मैं भी तो पंचायत में प्रचार करता रहा 1-1.5 महीना जी। इनके जो उम्मीदवार हैं मन ही मन चाहते ही नहीं थे कि ये आए प्रचार करने, चाहे वो कांग्रेस के थे, वो कभी कदाई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी आ जाए प्रचार करने। वो सोचते थे 4 वोट मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जो प्रत्याशी जम्मू संभाग में हमने देखे, तिरंगा उठा करके चलते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का
झंडा तक नहीं चलते थे और कान में वोटर को कहते थे कि हम भी मोदी जी के ही समर्थक हैं, भले ही हमारा चिन्ह कमल का फूल नहीं है। वो स्वयं ही मन ही मन नहीं चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला आकर के उनके लिए प्रचार करें। कहने का तात्पर्य है कि स्वीकृति यदि इस समय है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है जी, मोदी जी की और उनकी टोली की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू धन्यवाद कश्मीर के अंजना लिए धन्यवाद। आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सुना। अब आइए आपको सुनाते हैं उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी पार्टी और गुपकार गठबंधन के परफॉर्मेंस पर क्या कहा है। अभी हमको लीड्स और ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं। गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। आपका इस पे क्या कहना है? अब हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि एक तो जमहूरियत जिसको बीजेपी ने यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की पिछले साल अगस्त में, उस जमहूरियत को कुछ हद तक हम दोबारा यहाँ कायम कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2011 की तरह लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, शायद 2014 की तरह भी जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस बार नहीं हुआ। लेकिन कम से कम 2018 से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर लोगों का इसमें रुझान रहा। हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हम मुश्किल हालात में हमने शुरुआत की। पिछले साल इस वक्त अगर आपको याद होगा तो हम सब बंद थे, हम जेलों में थे, हम डिटेंशन में थे, कुछ पीएसए में, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद थे। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला भी हमने लिया तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। ये कहा जाता था कि ये लोग खानदानी लीडर हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भरोसा जो है वो उसमें कोई कमी नहीं रही। जो रिजल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के एक सीनियर लीडर मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, ऐसे ही यहाँ हम घूम रहे थे तो इत्तेफाक से मिले कहीं पे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो उसने कहा देखो जी, अगर हम डबल डिजिट्स में आ गए तो हम इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानेंगे। अब तो डबल डिजिट्स भी नहीं हुआ, अब तो 3 सीटों पे उनकी गाड़ी रुक गई। अब वो कहते हैं नहीं, 3 सीट भी हमारी कामयाबी है। अगर 3 सीट उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है तो हमारे जो 60-70 सीट हैं उसको आप क्या मानेंगे? वो तो फिर मतलब कामयाबी का तो वो छोड़िए, वो तो सुनामी है कामयाबी की। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज को हमें कबूल करना होगा। तो कटाक्ष करते हुए दम भर के उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। गुपकार गठबंधन की जो कामयाबी रही है उसको लेकर आपने उनका एनालिसिस भी सुना। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन जीता, कौन सिलेक्ट हुआ और कौन रिजेक्ट हुआ। गुपकार गठबंधन 97 सीटों पर फिलहाल आप देख रहे हैं रुझानों के मुताबिक आगे है। सेंचुरी के बेहद करीब, 3 कम और 3 सीटें ही जो घाटी है वहां पर बीजेपी ले पाई है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का आंकड़ा देखिए 73 पर पहुंच गया है। जब आप 6 डिस्ट्रिक्ट देखें, 10 में से जम्मू में वो आगे हैं और 9 में आगे हैं घाटी में। कांग्रेस वहीं रुझानों के मुताबिक 25 सीटों पर आगे है, यानी कांग्रेस ने भी इस बार जो अपना प्रदर्शन है उसमें 25 सीटों में उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन सबकी नजर और चर्चा निर्दलियों पर है, उनका आंकड़ा भी बताएंगे। उससे पहले अपनी पार्टी का देख लीजिए। 12 सीटों पर रुझानों के मुताबिक इनके उम्मीदवार आगे हैं। क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी इसलिए टाइम थोड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन ये देखिए, ये वो आंकड़ा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 71 निर्दलीय डीडीसी चुनाव में रुझानों के मुताबिक अपनी अपनी
जो काउंसिल चुनाव है उसमें जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरफ जाते हैं और किसका चेयरमैन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनता है, किंग मेकर बन सकते हैं। आप जम्मू में ही देखिए, जहां पर 2 सीटों पर मामला अटका हुआ है, ये जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर की भूमिका, चेयरमैन मेकर की भूमिका में काउंसिल में देख सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात उस कोरोना के नए वायरस की, जिसकी वजह से पूरे विश्व में दहशत है। ब्रिटेन से जिसकी शुरुआत हुई, जिसकी वजह से कई मुल्कों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स तक रद्द कर दी। भारत में भी कई शहर, कई राज्य इसकी वजह से हाई अलर्ट पर है। खास तौर पर महाराष्ट्र, जो कि 0 एरर मोड में इस मुद्दे पर है। नाइट कर्फ्यू लागू करने के अलावा कई जगहों पर रेड भी हुई, जहां कोरोना के नियमों के उल्लंघन करते हुए पार्टी हो रही थी। ऐसी ही एक पार्टी पर जब छापा पड़ा, 34 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें सुरेश रैना, गुरु रंधावा भी शामिल थे। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो विश्व के 195 देशों में खलबली मच गई। पहले कोरोना वायरस का एपिसेंटर चीन का वुहान शहर बना था और अब इंग्लैंड से कोरोना का नया खौफ दहशत बनकर दौड़ रहा है। क्योंकि इंग्लैंड में मिला कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन पुराने वाले कोरोना वायरस से 70% ज्यादा घातक है। दुनिया में फिर से मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ जाए, इससे पहले पूरा विश्व हाई अलर्ट पर चला गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना के घातक स्ट्रेन से बचने के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है, ब्रिटेन पर कौन कौन से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन पहले बात भारत की। जी हां, हिंदुस्तान भी हाई अलर्ट पर चला गया है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। होटलों, रेस्टोरेंट और बार में चेकिंग चल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को रोका जा रहा है। मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू भी लगने जा रहा है। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। महाराष्ट्र सरकार इस कहावत पर पूरी तरह से अमल कर रही है। ब्रिटेन वाले कोरोना का नया स्ट्रेन मुंबई तक ना आ जाए, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार हाई अलर्ट पर चली गई है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस से लेकर बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होटलों, बार्स और रेस्टोरेंट में भी छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में मुंबई में एक क्लब में पड़ी रेड। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते मारा गया छापा। मुंबई के ड्रैगन क्लब से हुई 34 लोगों की गिरफ्तारी। सुरेश रैना, गुरु रंधावा जैसे कई सेलिब्रिटी गिरफ्तार, मिली बेल। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के पास एक ड्रैगन फ्लाई क्लब है, वहां पर है। इसी ड्रैगन फ्लाई क्लब में कल एक बहुत बड़ी रेड हुई है, जिस रेड में माना जा रहा है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और कुछ सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, इन लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म वायलेट किया जाता है। यहाँ पर 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 7 होटल स्टाफ बताए जा रहे हैं। टेबल बेल पर जो अक्यूज है उन लोगों को छोड़ दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद बीएमसी मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जो मैसेज है वो सीधा है, वो साफ है कि आने वाले क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, इसमें कोविड नॉर्म्स का जो वायलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा और स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज पर एक्शन हुआ है। मुंबई के क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सुरेश रैना और गुरु रंधावा समेत कई दूसरे लोग भी शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में जमानत मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें भी बेल मिल गई। इन व्यू ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड, महाराष्ट्र शासन ने कर्फ्यू रात के 11 बजे के बाद और विहित समय में पब, डिस्कोज, ये नाइट एस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। कल तकरीबन 3 बजे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट के आसपास ये पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग
इनके ऊपर कार्रवाई हुई है 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। तो इसमें इन लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको 41D का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई। मुंबई के एक पॉश क्लब में क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह और एक्ट्रेस सुजैन खान बाकायदा पार्टी कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने सूचना मिलने पर क्लब पर छापा मारा तो रैना और रंधावा तो हाथ आ गए, लेकिन बाकी सितारे भाग निकले। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी में करीब 34 लोग थे, जिसमें से कुछ मुंबई के बाहर से भी आए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रैना और रंधावा को पुलिस ने बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया। सुरेश रैना मुंबई में एक शूट के चलते गए थे, जो काफी रात तक चला। इसके बाद उनके एक दोस्त ने डिनर के लिए बुलाया, क्योंकि उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। उन्हें स्थानीय प्रोटोकॉल और टाइमिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे ही पता चला तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन की बात मानी और इस घटना के लिए खेद जताया, जो किसी भी तरह जानकर नहीं की गई। वो हमेशा निर्धारित नियमों से चलते हैं और कानून का पालन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करना जारी रखेंगे। मुंबई में एयरपोर्ट के पास मौजूद JW मैरियट होटल के क्लब में ये पार्टी चल रही थी, जिसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था। इन सभी के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज हुई है। मुंबई में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं। इसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन बैन है। तो एवरेज 2 केस एक वार्ड में आ रहे हैं, जो जिनको बेड की जरूरत है या हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इतनी संख्या कम होने के बाद अभी एक उसका असर ये हो गया है कि लोगों को लगता है कि बंबई में कोरोना खत्म हो गया है। उससे अभी इसके मद्देनजर हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में से जो हमारे नाइट क्लब्स हैं, जो नाइट लाइफ है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं या मैरिजेस हो रही हैं, आजकल मैरिज सीजन है, तो हम क्वाइटली उनको विजिट करते थे। वहां नजर में आया कि हजार लोग शादियों में इकट्ठे घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। एक बार हमने 5 दिसंबर को एक एपिटम नाम का हमने परेल में नाइट क्लब पे इंस्पेक्शन किया, तो वहां 2000 लोग मिले एक हॉल में बिना मास्क के। और हमारे पास खबर थी ये सुबह 4 बजे तक चलता है। सर, कुछ सेलिब्रिटीज भी अभी मिले हैं। हाँ। जो कि तो वो पहला नहीं है, उससे पहले कम से कम 40-50 जगह पे इंस्पेक्शन हो चुका है। जहां पे आप बात कर रहे हैं ये तो कल की बात है, मैं बात कर रहा हूं 5 दिसंबर से, आज 22 दिसंबर हो गया है। तो हम लगातार लोगों को वार्न करते आ रहे हैं, हम लोगों को फाइन करते हैं ऑन द स्पॉट रात को 12-1 बजे। सुरेश रैना समेत इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ IPC की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे, जबकि बाकी लोग पंजाब और दक्षिण मुंबई के हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो कोरोना के इस नए वायरस ने तो वाकई नए सिरे से पूरा डर एक पैदा कर दिया। अगर आपने भी न्यू ईयर की प्लानिंग की है तो फिर से सोच लीजिए। महाराष्ट्र ने तो न्यू ईयर की पार्टीज पर पाबंदी लगा दी है। मुंबई में नए साल का वेलकम जोरदार भी होता है और धमाकेदार भी। होटलों में नए साल का जश्न तगड़ा मनाया जाता है। सेलिब्रिटीज के ठुमकों पर मुंबई नाच उठती है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले न्यू ईयर की पार्टियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। जी हां, मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है और ये कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। हमने राज्य सरकार से चर्चा की कि आने वाला क्रिसमस और आने वाला जो न्यू ईयर है ये कोई नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है और कि नॉर्मल क्रिसमस नहीं है। तो इसलिए जो कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर में अगर हमने सेफगार्ड्स नहीं लिए और ये लाखों लोग अगर रात भर मिक्स होते रहे और इसमें गलती से फिर से अगर कोरोना फैल गया, फिर वाइल्ड फायर की तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन ये फैसला लिया कि 23 तारीख से लेके 5 जनवरी तक ये रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे पहले यहां तक एक नाइट कर्फ्यू रहेगा। BMC कमिश्नर ने आज तक को बताया कि अभी मुंबई के होटलों में लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और चोरी छुपे पार्टियां भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा दिखाई पड़े तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 5 से अधिक लोग अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उन पर बीएमसी और पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नए स्ट्रेन्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के, और साथ ही जैसे छुट्टियों का पूरा सीजन चल रहा है और जो नया साल आने वाला है उसके चलते ये किया जा रहा है। बीएमसी कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि इसे लॉकडाउन आप ना समझिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। ऐसे में यात्रियों के परिजन भड़के हुए हैं। जेब गरम के इनके पास में पैसे नहीं है, होटल वाले का धंधा करा रहे हैं इन लोग। जब उन लोग लंदन से बैठेंगे तो रिपोर्ट कराएगा तभी तो आएंगे इधर। वो यूके से जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो लोग वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या यूके की जो जांच है, जो उनके पास रिपोर्ट है, सब क्या गलत है? कल हमें भारत सरकार से ये आदेश प्राप्त हुए थे कि जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, यूके, वहां से आज रात को 22 दिसंबर से रात को 12 बजे के बाद में सब फ्लाइटें का आगमन बंद हो जाएगा, क्योंकि यूके में जो एक नया वायरस, कोविड वायरस का स्ट्रेन मिला है, वो उसका एक अंदाज है कि वो बड़ा डेडली है, लीथल है और वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे ही हमारे पास ये कल शाम को 4 बजे आदेश प्राप्त हुए, हमने तुरंत ये फैसला लिया कि जो भी फ्लाइट्स ट्रांजिट में हैं, जो वहां से उड़ चुकी हैं और रास्ते में हैं, क्योंकि 9 घंटे का ट्रेवल है लंदन टू बॉम्बे, और उसके अलावा कल सुबह 2 फ्लाइट और कल शाम को जो फ्लाइट, मतलब कल की बात कर रहा हूं, यानी कि आज तो ये 5 जो फ्लाइट्स हैं, इसमें रफली 1000 लोग आने वाले हैं। तो ये लोग 1000 लोग कवर नहीं हो रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स थे फ्लाइट बंद का। तो हमने ये फैसला लिया कि इमीडिएटली वी हैव टू स्विंग इनटू एक्शन, और इस सब लोगों को पहला इनको हम गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखेंगे। चाहे भले इनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट हो, पर नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में अगर लंदन एयरपोर्ट पे या रास्ते में प्लेन में इन्होंने वायरस को अट्रैक्ट कर लिया है और इनके अंदर वायरस चला गया है, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का फायदा नहीं है, और उतरते अगर उनका टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो फिर रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसलिए इनको वॉच करना, इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये सब लोगों को 7 दिन के लिए कंपल्सरी, बिना किसी एक्सेप्शन के, इनको होटल्स में अंडर गवर्नमेंट क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज रात 12 बजे से यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी यात्री यूरोप से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे वहीं से क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, न्यू ईयर्स की पार्टी पर फिर से सोचना पड़ेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, कोरोना का ये नया वायरस जब से ब्रिटेन में मिला है तब से दुनिया में कई देश अलर्ट पर हैं। 4 देश ऐसे हैं जहां पर ये नया वायरस पहुंच भी चुका है, लेकिन जो यूके से फ्लाइट्स इंडिया आई हैं उनमें से भी 3 शहरों में, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप। 25 देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई रोक। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उमड़ी हजारों की भीड़। यूके छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जुटे लोग। 5 देशों में हुई नए कोरोना वायरस की पुष्टि। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत इस कदर है कि 25 देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, और लंदन का मंजर कुछ ऐसा है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर लोग यूके छोड़ने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अब तक नया कोरोना वायरस कम से कम 5 देशों में फैल चुका है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
और इटली में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन से एक यात्री रोम पहुंचा था, जिसकी वजह से इटली में नया कोरोना वायरस पाया गया है। नए कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए भारत ने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फिर भी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में ब्रिटेन से आए कई यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोलकाता में ब्रिटेन से आए 2 यात्री कोरोना संक्रमित निकले। 222 यात्रियों का एक विमान ब्रिटेन से कोलकाता पहुंचा था। चेन्नई में ब्रिटेन से आए एक यात्री को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन से आए 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से ब्रिटेन वाले घातक रूप को देखते हुए 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है और जो भी यात्री ब्रिटेन से आए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार यानी 21 दिसंबर को ब्रिटेन की राजधानी लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 266 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया गया तो उनमें याद होगा जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, तब बातचीत हुई कि कैसे चीन से ये बीमारी अन्य मुल्कों में फैल रही है, कैसे वुहान उसका एपिसेंटर था। लेकिन अब जबकि कोरोना का ये नया वायरस ग्रेट ब्रिटेन से फैल रहा है, तो वहां के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस वायरस को हल्के में ना लीजिए। चीन का वुहान शहर कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना, लेकिन अब वहां जिंदगी पटरी पर लौट आई है। इस शहर में लोग पार्टी कर रहे हैं, रातें गुलजार हो रही हैं, नाइट पार्टियों में लोग शामिल हो रहे हैं। सड़कों, गली और डिस्को में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नए कोरोना का एपिसेंटर बना है ब्रिटेन। कोरोना का नया स्ट्रेन लंदन, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में ज्यादा मिला है। खुशी से खौफ तक 14 दिन ब्रिटेन की तस्वीर ही बदल गई है। 8 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू होने की खुशी हुई तो 21 दिसंबर को कोरोना के नए रूप का खौफ दिख रहा है। सिर्फ 14 दिन पुरानी बात है जब इंग्लैंड में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन अचानक वो खुशी काफूर हो गई और फिर से कोरोना का खौफ हावी हो गया। और इसकी वजह है कोरोना के नए रूप का हमला। कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन का पता सितंबर में चला था। नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामले इससे जुड़े थे। पिछले हफ्ते लंदन में जितने मामले सामने आए उनमें 60% के पीछे की वजह नया स्ट्रेन रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, वायरस के इस म्यूटेशन के बारे में, खासतौर से संक्रमण की रफ्तार के बारे में अनदेखी करना संभव नहीं है। जब वायरस हमले के अपने तरीके बदलता है तो हमें अपने बचाव के तरीके को बदलना होगा। वायरस के नए रूप का सबसे ज्यादा कहर लंदन, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी ब्रिटेन में दिख रहा है। लिहाजा इन इलाकों में टियर 4 लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक तरफ ब्रिटेन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नए वेरिएंट से जुड़े खतरे को लेकर अहम बात कही है। WHO इमरजेंसी चीफ माइक रायन ने कहा कि महामारी के फैलाव के दौरान नए स्ट्रेन मिलना सामान्य बात है और ये बेकाबू नहीं है। जबकि इसके उलट रविवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने नए वेरिएंट के लिए बेकाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।